नमस्कार। गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बीकानेर से मैं डॉक्टर पूजा छिंपा एलएलबी थर्ड ईयर के सब्जेक्ट आर्बिट्रेशन में आज हम सेक्शन 2.2 से लेके सेक्शन 6 तक पढ़ेंगे। सेक्शन 2.2 बेसिकली भाग 1 का क्षेत्र क्या है यह हमें बताता है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि आर्बिट्रेशन एक्ट को 4 भागों में बांटा गया है और भाग फर्स्ट ये देशीय आर्बिट्रेशन के संबंध में है, जो कि सेक्शन 2 से लेके 43 तक बताता है। सेक्शन 2.2 बताता है हमें कि इस एक्ट के भाग 1 के प्रावधान वहाँ लागू होंगे जहाँ मध्यस्थम का स्थान भारत में हो। मात्र यह सिर्फ यह बताता है कि भारत में होने वाले मध्यस्थम पर भाग 1 यानी देशीय मध्यस्थम लागू होगा। तो हमारे सामने क्वेश्चन आता है कि क्या भारत से बाहर होने वाले मध्यस्थम पर यह लागू होता है या नहीं। तो इसके संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत फेमस केस लो सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड में यह डिसीजन दिया था। उसमें भी यह क्वेश्चन उठा था कि क्या मध्यस्थम और सुलह अधिनियम 1996 का भाग फर्स्ट ऐसे मध्यस्थम स्थान पर भी लागू होता है जो भारत के बाहर स्थित है। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि इस एक्ट की सेक्शन 2.2 का प्रावधान इंक्लूसिव है, समावेशकारी है। यह इंक्लूड करता है कि सिर्फ भारत के बाहर ही नहीं, सिर्फ भारत के अंदर ही नहीं, भारत के बाहर स्थित मध्यस्थम पर भी यह लागू होता है। इसका मतलब यह है कि भाग 1 की प्रयोज्यता ऐसे मध्यस्थम को अपवर्जित नहीं करती जिसका स्थान भारत के बाहर स्थित हो, यानी कि यह भारत के बाहर स्थित पर भी लागू होता है। तो सेक्शन 2.2 के प्रावधान का उद्देश्य भारत के राज्य क्षेत्र में होने वाले सभी मध्यस्थों, चाहे वे राष्ट्रीय हैं अथवा अंतर्राष्ट्रीय है, उन सभी को भाग 1 द्वारा प्रशासित करने का है। और इसका अर्थ यह नहीं है कि भारत में बाहर होने वाले मध्यस्थम पर भाग 1 लागू नहीं होगा, अर्थात लागू होगा। अब हम सेक्शन 2.3 देखते हैं। सेक्शन 2.3 कहती है कि यदि किसी विधि में यह उपबंध है कि कतिपय विवादों को मध्यस्थम को सुपुर्द या निर्देशित नहीं किया जाएगा, तो ऐसे विवादों को मध्यस्थमों को सुपुर्द नहीं किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि अगर किसी लॉ में डायरेक्ट यह प्रोविज़न कर दिया गया है कि आर्बिट्रेशन एक्ट के तहत आर्बिट्रेशन के लिए किसी भी विवाद को सुपुर्द नहीं किया जाएगा, तो ऐसा कोई भी विवाद होने पर उसको सुपुर्द नहीं किया जाएगा। तो कोई भी विवाद होगा और तो उसको मध्यस्थम को सुपुर्द करेंगे अथवा नहीं करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले यह देखना होगा कि क्या कोई ऐसी विधि है तो नहीं जिसमें ऐसे मध्यस्थम को सुपुर्द करने पर उसको रोक लगा दी गई है, यानी कि वो मध्यस्थम को देने के लायक है अथवा नहीं। अब हम सेक्शन 2.5 करते हैं। सेक्शन 2 का सब क्लोज 5 यह कहता है कि मध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम 1996 के भाग 1 के प्रावधान सभी मध्यस्थमों पर लागू होंगे, चाहे वे देशीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थम हो या वाणिज्यिक अथवा अवाणिज्यिक हो, या ऐसा तदर्थ अथवा संस्थागत मध्यस्थ हो, सभी पे यह लागू होगा।
अब हम सेक्शन 3 करते हैं। सेक्शन 3 लिखित सूचनाओं की प्राप्ति के संबंध में है। यानी कि लिखित सूचनाएं अगर एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को देता है या फिर मध्यस्थम किसी पक्षकार को देता है, तो वह सूचना प्राप्त हुई कब समझी जाएगी? इसका मतलब यह है कि सूचना की तामील होना कब माना जाएगा? यह धारा कहती है कि जब तक पक्षकारों में अन्यथा करार न हो, यानी अगर अन्यथा करार होगा तो वह करार में उपबंधित जो प्रोविज़न है वही लागू होंगे, लेकिन अगर अन्यथा करार नहीं है तो सेक्शन 3 लागू होंगे। सेक्शन 3 यह कहता है कि किसी भी लिखित संसूचना को प्राप्त किया गया समझा जाएगा यदि जिसे वह सूचना दी जानी है उसे वह व्यक्तिगत रूप से दी गई हो, या उसके कारोबार के स्थान पर दी गई हो, या उसको वो जहाँ यूजुअली निवास करता है और उसके डाक पते पर वहाँ पर दी गई है, तो वह सूचना दी गई समझी जाएगी। साथ ही में यह कहता है कि यदि युक्तियुक्त जांच के पश्चात अगर जो ऊपर मैंने बताया कि व्यक्तिगत कारोबार का स्थान या यूजुअली जहाँ निवास करता है, अगर वे स्थान नहीं पाए जाते हैं तो क्या होता है? तो जिसे सूचना दी जानी है उसके अंतिम रूप से वह जहाँ पे कारोबार कर रहा था या यूजुअली वो वहाँ जहाँ निवास कर रहा था या उसके अंतिम ज्ञात डाक पते पर अगर रजिस्टर्ड पत्र द्वारा दे दिया जाता है, तो यह माना जाएगा कि लिखित संसूचना तामील हो गई है। अब क्वेश्चन आता है कि तामील किस दिन हुई मानी जाएगी? तो लिखित संसूचना उस दिन प्राप्त हुई गई समझी जाएगी जिस दिन उसे इस प्रकार दे दिया गया हो, इस प्रकार परिदत्त किया गया हो। साथ ही में इसमें एक और चीज़ है कि जो सेक्शन 3 है वह किसी न्यायिक प्राधिकारी की कार्रवाइयों के संबंध में लागू नहीं होगा। यानी न्यायिक प्राधिकारी की कार्रवाइयों के संबंध में जो तामीली होगी, उनकी लिखित संसूचनाओं की तामीली, वो सीपीसी 1908 में बताए गए ढंग से ही होगी। अब हम सेक्शन 4 देखते हैं। सेक्शन 4 ऑब्जेक्शंस के संबंध में है। ऑब्जेक्शंस मतलब यह है कि अगर मध्यस्थम के किसी प्रावधान का किसी भी पक्षकार ने पालना नहीं की है, तो दूसरे पक्षकार को उसको ऑब्जेक्शन करने का अधिकार होता है। सेक्शन 4 हमें उस ऑब्जेक्शन के अधिकार का अभित्यजन का प्रावधान बताता है, यानी कि जिस पक्षकार को ऑब्जेक्शन करने का अधिकार होता है वह उस अधिकार का त्याग कर देता है, और वह त्याग किया गया कब समझा जाएगा, यह हमें सेक्शन 4 बताता है। तो सेक्शन 4 बताता है कि यदि किसी पक्षकार को यह ज्ञात है, यानी उसे जानकारी है कि इस भाग का कोई प्रावधान जिसका कि किसी पक्षकार ने अल्पीकरण किया है, यानी किसी पक्षकार ने उसकी पालना नहीं की है, कम पालना की है, या मध्यस्थम करार के अधीन किसी अपेक्षा का पालन नहीं किया है, यानी 2 पॉइंट से या तो कम पालना की है या फिर पालना बिल्कुल नहीं की है, और किसी भी ऐसे अपालना के लिए आक्षेप का कथन अगर वह पक्षकार जिसको आक्षेप करने का अधिकार है अनुचित विलंब के बिना, या ऐसे आक्षेप के लिए अगर कोई टाइम पीरियड समय अवधि निर्धारित है, तो उस समय अवधि के भीतर अगर वह नहीं करता है और मध्यस्थम में अग्रसर हो जाता है, तो यह समझा जाएगा कि उसने अपने आक्षेप करने के अधिकार का अभित्यजन कर दिया है। बहुत सिंपल शब्दों में हम समझें तो यह है कि एक पक्षकार को यदि यह जानकारी है कि दूसरे पक्षकार ने मध्यस्थ करार के किन्हीं अपेक्षाओं की पालना नहीं की है, और
एक पक्षकार को आक्षेप का अधिकार होते हुए वह एक टाइम पीरियड के भीतर जो दी गई है समयावधि, या तो वह समयावधि के भीतर या फिर अत्यधिक विलंब हो जाता है, उसके बाद वह आक्षेप नहीं करता है, ऑब्जेक्शन नहीं करता है और मध्यस्थम के लिए अग्रसर हो जाता है, तो यह समझा जाएगा कि उसने अपने ऑब्जेक्शन के राइट का अभित्यजन कर दिया है। सेक्शन 5 बताती है हमें कि न्यायिक मध्यक्षेप का विस्तार क्या होगा। एक्सटेंशन ऑफ जुडिशियल इंटरवेंशन, यानी मध्यस्थम में न्यायालय की कितना हस्तक्षेप होगा। तो सेक्शन 5 कहती है कि कोई न्यायिक प्राधिकरण मध्यक्षेप नहीं करेगा सिवाय वहाँ जहाँ की इस भाग में ऐसा उपबंधित किया गया है। यानी साफ शब्दों में कह रहे हैं कि जहाँ उपबंधित है कि न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप होगा, सिर्फ और सिर्फ वहीं पे ही न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप किया जाएगा, अन्य कहीं भी न्यायिक प्राधिकरण का हस्तक्षेप नहीं होगा। तो भाग 1 में 10 ऐसे प्रोविजंस दिए गए हैं जहाँ पे न्यायालय के हस्तक्षेप को उपबंधित किया गया है। कुछ एक मैं आपको बताती हूँ, जैसे सेक्शन 8 में दिया गया है कि पक्षकारों को मध्यस्थम के लिए निर्देशित करने की न्यायिक प्राधिकारी की शक्ति। एक है प्रोविज़न सेक्शन 9 में अंतरिम उपाय प्रदान करने हेतु न्यायालय को आदेश प्रदान करने की शक्ति। सेक्शन 11 में है मध्यस्थों की नियुक्ति। सेक्शन 14 में है मध्यस्थ के मैंडेट की समाप्ति। सेक्शन 27 में है साक्ष्य ग्रहण करने में न्यायालय की सहायता करने के लिए। सेक्शन 34, ये इम्पॉर्टेंट है, सेक्शन 34 में मध्यस्थ पंचाट का अपास्त किया जाना, इसके संबंध में न्यायालय हस्तक्षेप कर सकता है। इसके साथ ही सेक्शन 36 ये जो अवार्ड है, अवार्ड को डिग्री के रूप में प्रवर्तित करवाने के लिए है। सेक्शन 37 कुछ आदेशों के विरुद्ध अपील सुनने के लिए। सेक्शन 39(2) पंचाट को परितत करने हेतु मध्यस्थ अधिकरण को निर्देश देना। सेक्शन 41 दिवालिया की कार्रवाई में विवाद को मध्यस्थ हेतु करने के लिए आदेश पारित करना। सेक्शन 6 हम देखते हैं प्रशासकीय सहायता। प्रशासकीय सहायता का मतलब होता है कि मध्यस्थ की कार्रवाई चल रही है, उस दौरान अगर मध्यस्थम या किसी पक्षकार को अगर अन्य सहायता की आवश्यकता है तो उसके संबंध में क्या किया जाए। तो सेक्शन 6 कहता है कि मध्यस्थम कार्रवाई के सुगम संचालन हेतु या तो पार्टीज या मध्यस्थ अधिकरण पक्षकारों की सहमति से उपयुक्त संस्था या व्यक्ति द्वारा प्रशासकीय सहायता की व्यवस्था कर सकते हैं। यानी किसी संस्था द्वारा या किसी व्यक्ति से प्रशासकीय सहायता ले सकते हैं। तो इसमें पक्षकार या मध्यस्थ निर्धारित फीस देकर इन संस्थाओं की सेवाएं ले सकते हैं। ये मध्यस्थम संस्थाएं मध्यस्थम कार्रवाई के संचालन हेतु कक्ष उपलब्ध करवाती है, सचिवीय सेवाएं और अन्य प्रशासकीय सेवाएं उपलब्ध करवाती है। थैंक यू सो मच।